वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यह लेक्चर होगा। बीए थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर है आपका 2022-23 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022-23 का थर्ड सेमेस्टर का सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम एग्जामिनेशन 2022-23। उसमें जो माइनर का पेपर आपका हुआ था हिंदी का, ठीक है, माइनर पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो माइनर में हिंदी जिन्होंने लिया है उसको लेकर के यहाँ पर ये शामिल था आपका हिंदी। हिंदी गद्य में आपको क्या पढ़ना था जिनका माइनर था, ठीक है। और मेजर के लिए भी यही आपका जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखेंगे जो मेजर होता है उसमें भी यही सिलेबस लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में रखा गया है। और माइनर में भी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में क्या किया गया है कि वहाँ पर आपका जो माइनर है उसमें हिंदी काव्य और काव्य शास्त्र रखा गया है जो ऑब्जेक्टिव में आता है। तो उसका मतलब वहाँ का जो माइनर का पेपर होता है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का, वो माइनर का ऑब्जेक्टिव में होगा और जो आपका वैसा पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का यानी कि मेजर वाले वो लिखित होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अधिकतर विश्वविद्यालय जो है वो मेजर माइनर दोनों की सेम ही पैटर्न पर परीक्षा लेते हैं, लेकिन उससे कुछ हल्के प्रश्न आते हैं माइनर में और मेजर में थोड़ा सा बढ़ा करके। लेकिन यह लेक्चर माइनर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और मेजर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो उसमें चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हिंदी गद्य में आपको टाइम 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क आपके 75 के थे। इस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। भाई देखेंगे क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे दिया हुआ है। कह रहा है कि इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में आपको देना है। दो दो नंबर आपको मिलने थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। यहाँ पर सेम वही पैटर्न आपका देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, ये शायद महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर है और मेजर पेपर भी मेरे पास है, जल्दी मैं उसको भी दे दूंगा, ठीक है। या शायद सुहेलदेव का है या किसी और यूनिवर्सिटी का, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आप देख लेंगे। बट ये आपको कहूँगा जो आप किसी विश्वविद्यालय से हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका हिंदी गद्य में भी ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो उपन्यास सम्राट मैंने बार बार आपको बताया है, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि ध्रुव सावनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम। हर एक नाटक, हर एक जो आप में चाहे एकांकी शामिल है, चाहे नाटक, चाहे कहानी, चाहे जो कुछ भी संकलित है आपके उपन्यास है, सभी के स्त्री और पुरुष पात्रों के बारे में मैंने महासंग्राम वीडियो में बता दी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे ध्रुव सावनी नाटक की बात की जाए तो इसमें 2 पुरुष पात्रों की अगर बात की तो इसे चंद्रगुप्त हो गए, रामगुप्त हो गए, ये सब जो है ध्रुव सावनी नाटक के पुरुष पात्र हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? गबन उपन्यास किसका है? गबन उपन्यास आपका है भाई मुंशी प्रेमचंद जी का, जिनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही भी कहा जाता है। तो गबन उपन्यास उन्हीं का। प्रकाशन कब हुआ है? 1927 यानी कि 1927 में गबन उपन्यास का प्रकाशन हुआ, यह बात भी ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण 4 विधाओं के नाम लिखिए। कौन नहीं जानता है? बहुत सहज प्रश्न आते हैं माइनर में, और मेजर में भी ऐसे ही प्रश्न आपके लगभग आएंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर होंगे, और उसका भी मानक पेपर मैंने डाल रखा है और क्वेश्चन पेपर भी मैं 1-2 दिनों में आपको उसको भी दिखा दूंगा, तो चिंता नहीं करना आपको, ठीक है। तो हिंदी गद्य की 4 विधाएं, पहली आपकी कहानी, दूसरी उपन्यास, नाटक, ठीक है, एकांकी, और उसके बाद में निबंध और रिपोर्टार छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, और आप रख सकते हो और भी तमाम सारे जो हैं आपके निबंध हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी आप रख सकते हो, निबंध के अलावा भी तो कई सारे हैं, ठीक है। अब उसमें और जाएंगे संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, बहुत सारे, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है। चलें, आपका पांचवा आपका क्या आया कि वापसी कहानी की लेखिका का नाम। देखिए वापसी एक कहानी है और वापसी एक उपन्यास भी है। वापसी उपन्यास लिखा है गुलशन नंदा जी ने, तो वह उपन्यास है, लेकिन यहाँ पर वापसी कहानी पूछ रहा है और लेखिका भी पूछ रहा है। तो वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रेमवदा है। 1960 में प्रकाशन हुआ था वापसी कहानी का, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, देखेंगे पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम। देखें 3 भागों में प्रकाशित है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। जितने भी निबंध हैं आपके यानी कि शुक्ला जी के, वो सारे के सारे निबंध संग्रह चिंतामणि नाम से प्रकाशित है, 3 खंडों में प्रकाशित है। तो उन्हीं तीनों खंडों में आचार्य रामचंद्र शुक्ला के सारे निबंध संकलित हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखेंगे प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम। प्रेमचंद की 2 कहानी देखें तो बूढ़ी काकी, एक आपके पाठ्यक्रम में कहानी संकलित है पंच परमेश्वर। इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ, जैसे कफन कहानी हो गई, ठीक है, कफन कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की बढ़िया कहानी है, ठीक है, ईदगाह कहानी है, और लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ओके, और 15 लगभग 15 से अधिक उपन्यासों की रचना मतलब करी है इन्होंने, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के 2 आलोचकों के नाम। देखिए आचार्य शुक्ला जी भी एक बहुत बड़े आलोचक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी जी हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो कि आलोचक रहे हैं। अगला जयशंकर प्रसाद भी अपने आप में एक आलोचक रहे हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राहुल जी घुमक्कड़ थे, स्पष्ट कीजिए। तो निश्चित तौर पर राहुल जी घुमक्कड़ थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे यात्रा वृत्तांत इनके मिलते हैं, तो आप ऐसे समझा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपके जो 10 प्रश्न थे, इसके मैंने आपको उत्तर भी बता दिए लगे हाथ। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, क्या क्या आपसे प्रश्न पूछा गया था। खंड बा देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर सेम ही पैटर्न पर है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है आपको, ठीक है। 7 गुणे 5 यानी कि लगभग 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7-7 नंबर के एक एक प्रश्न है। गद्यावतरणों के साथ मतलब संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। देखिए पहला आपका गद्यावतरण आ गया, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायंकालीन आकाश से मिला दिया हो। यह किसका है, किसका कथन है? ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसी का ये कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न था कि निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित होती, सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी ही उचित होती है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है। ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये आपके पाठ्यक्रम में एक निबंध संकलित है, आचार्य हरिश्चंद्र जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इसकी व्याख्या आपको करनी थी। अगला आपसे पूछा गया था निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। देखिए पाजेब, यहाँ पर पाजेब से, तो पाजेब कहानी है, किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की, तो उसी से है। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई, मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी, रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई, सबने पाजेब पहनी, देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। ये पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, उसी से संकलित है, ठीक है। अगला आपका है, देखें इसमें बस आपका केवल ये पता हो जाए कि किस लेखक की है और जो है किस पाठ का। अगला है आपका, निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। लाठियाँ निकल गई, भाले निकल गए, सिर पर पगड़ियाँ बांधे जाने लगी, आस्तीनें चढ़ाई जाने लगी, धोती के फेटे कसे जाने लगे, ललकारें दी जाने लगी, जवान छरकने लगी, क्योंकि आज़ादी खतरे में थी। यहाँ पर देखें आज़ादी से तात्पर्य आपका लग सकता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको समय मेरे पास उतना था नहीं और मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ये शायद मेरे हिसाब से झांसी की रानी उपन्यास का हो सकता है, ठीक है। इस पर मैं बता दूंगा 1-2 दिनों में, ठीक है, जब मैं इस पर रिसर्च करूंगा। थोड़ा सा टाइम नहीं था और मैंने सोचा कि आपको पेपर दिखा दिया जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 3 आपके पता ही है, तो 3 आप ये लिख सकते थे, बाकी 4 आपके यहाँ पर देखें 4 आपके लिखित प्रश्न आते हैं, ठीक है, हर में मतलब मेजर माइनर दोनों में 4 आपके गद्य अवतरण आते हैं, ठीक है। यानी गद्य की व्याख्या 4 आपको दी जाएगी करने के लिए और 4 लिखित दिए होंगे। अब इनमें से केवल आपको 5 करना है, तो चाहे आप एक ही कर सकते हो, चाहे 4 आप ये कर दीजिए, एक गद्य अवतरण से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं? पूरा मैंने बताया था आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा के बारे में कौन नहीं जानता होगा? आत्मकथा
जो लेखक जो होता है अपनी कहानी खुद लिखता है, अपनी जीवनी, उसके जीवन के जितने अंश हैं वो खुद लिखता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। यानी कि स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। मतलब कि जब कोई लेखक या साहित्यकार या कोई अन्य व्यक्ति कलात्मक और साहित्यिक तरीके से क्या करता है, स्वयं अपनी जीवनी लिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लिखी गई रचना को हम आत्मकथा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो लिख सकते हैं कि आत्मकथा से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे। ये होती है आत्मकथा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका था 7वां नंबर पूछा गया था, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। दीपदान एक क्या है, एकांकी है। किसकी एकांकी भाई, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। दीपदान एकांकी किसकी है भाई? दीपदान एकांकी जो है राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, दीपदान एकांकी। और इसके अलावा राम कुमार वर्मा के बहुत सारे एकांकी संग्रह हैं। ठीक है, जैसे सप्तकिरण हो गया, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई। ठीक है, ये सब बड़े फेमस एकांकी संग्रह हैं। इसके अलावा कौमुदी महोत्सव, रूप रंग। ठीक है, ये सब इनके एकांकी संग्रह हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। और दीपदान एकांकी आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है मुख्य पात्र में पन्ना है, जो कि चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की दाई है, यानी कि उनके संरक्षण के लिए रखी गई है, उदय सिंह के। और एकांकी की कथा पन्ना के चारों तरफ आप देखेंगे घूमती हुई आपको मिलेगी, जिससे पन्ना के साहस, प्रेम, बलिदान, स्वामी भक्ति भी दिखाई पड़ती है। यही सब चीज़ें हैं इसमें। तो यही उद्देश्य इसका ये है कि किस तरीके से पन्ना जो होती है वो अपने पुत्र को जो है बलि दे देती है। ठीक है, किसके लिए? स्वामी भक्ति के लिए, अपने राज्य के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देती है और अपने कर्तव्य निष्ठा पर खरी उतरती है। तो आप देख सकते हैं, तो यही सब उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 8वां है, कहानीकार प्रेमचंद का परिचय दीजिए। प्रेमचंद जी के बारे में कौन नहीं जानता है? और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी चाहे उपन्यास चाहे कहानी की बात की जाए तो बड़े एक प्रकार से महत्वपूर्ण 300 से अधिक कहानियाँ लिखी प्रेमचंद जी ने। ये बात सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और निश्चित तौर पर इनकी कहानी जो है, शुरुआती कहानियों में इनकी आप देखेंगे उतनी ज़्यादा कलात्मकता तो नहीं, लेकिन राष्ट्र तक कहानी, जैसे कफन कहानी इनकी सबसे अंतिम कहानी है और ज़बरदस्त कहानी है निश्चित तौर पर। उसमें इनके जीवन के समस्त जो लेखन कौशल है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, 1916 में पंच परमेश्वर कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसका प्रकाशन सरस्वती पात्रिका से होता है और वहीं से इनकी कहानी को एक नई दिशा मिलती है। और इनकी कहानियों में आप देखेंगे यथार्थ चित्रण हुआ है। प्रेमचंद ने पहली बार कहानी को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ चित्रण और स्वाभाविक वर्णन से जोड़ने और कल्पना की मात्रा को कम किया अपनी कहानियों में, और जीवन में जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज़ें थी उनके यथार्थ को अपनी कहानियों में दिखाने का प्रयास कहानी में किया। खास करके पंच परमेश्वर कहानी से ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी। और बहुत सारी कहानियाँ इनकी, सौत, पंच परमेश्वर, विचित्र होली, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सवा सेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं, कफन, पूस की रात, सदगति, ये सब कहानियाँ बड़ी धाकड़ कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं आपसे पूछ रहा है। ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषताएं बताई जाए तो ध्रुव स्वामिनी बहुत ही, उनकी चरित्र बड़ा अच्छा है ध्रुव स्वामिनी का, उस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी आपने नाटक पढ़ा होगा, आचार्य किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी नाटक, और बड़ा फेमस नाटक है खास करके हिंदी साहित्य जगत में, और आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। ठीक है, कौन सा भाई? ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो ध्रुव स्वामिनी उसकी एक स्त्री पात्र है और मुख्य पात्र है मेरे हिसाब से। नहीं, सभी के हिसाब से मुख्य पात्र ही है वो। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी उपन्यास, इसीलिए आप देखते हैं नायिका प्रधान जो है नाटक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द ही पूरी चीज़ें आपको घूमती हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए तो ये स्वाभिमानी है। ध्रुव स्वामिनी आत्मगौरव पूर्ण नारी है। ठीक है, इसका
और आप देखेंगे डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा इस पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि समस्त नाटक में ध्रुवशामिनी के चरित्र का विकास बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। परिस्थितियों के कारण उसके चरित्र की एक एक विशेषता क्रम में आती आई गई है और परिस्थितियों ने उसका चरित्र चित्रण किया है और उसने उन परिस्थितियों पर अधिकार प्राप्त कर उन्हें अपने अनुकूल बनाया है। ये ध्रुवशामिनी की विशेषता है। ध्रुवशामिनी साहसी थी, दृढ़ता भी उसके अंदर थी, यानी कि साहस और दृढ़ता का प्रतीक है ध्रुवशामिनी। ठीक है, चंद्रगुप्त से कहती है बड़ी दृढ़ता के साथ ध्रुवशामिनी कि पटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सह सकेगा। ये चंद्रगुप्त से कहती है कौन? जब रामगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त बंदी बना लिया जाता है तो चंद्रगुप्त से दृढ़ता से कहती है जो है कि पटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, या मिथ्या ढोंग कोई नहीं सह सकेगा। आदर्श भारतीय नारी है। प्रसाद जी ने ध्रुवशामिनी की चरित्र को एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में चित्रित किया है। उसमें आप देखेंगे जो भारतीय नारी की कोमलता है वो विराजमान है। भारतीय नारी की गरिमा, सम्मान, प्रेम और करुणा, ये तमाम सारी जो आदर्श वृत्तियाँ होती हैं वो सब विद्यमान हैं ध्रुवशामिनी के अंतर्गत। प्रसाद जी उस ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक वीर की भांति अपने गौरव की रक्षा करते हुए दिखाने का प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर पर और भी विशेषताएं जैसे कि प्रेम की साक्षात प्रतिमा भी कही जा सकती है। आप देखते हैं पुरुष जाति के अत्याचारों ने ध्रुवशामिनी को कठोर बना दिया। उसने पुरुष जाति से घृणा करती है ध्रुवशामिनी जो होती है, लेकिन क्या होता है कि वह एक सुकुमारी नारी है और इसीलिए वह अपने अंदर प्रेम का अथाह सागर छिपाए हुए है। मतलब एक तरफ तो घृणा है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं आप देखेंगे तो ध्रुवशामिनी के अंदर प्रेम का एक सरोवर भी मंडरा रहा है, एक गार्डन भी है जो नित्य पल्लवित हो रहा है। तो ध्रुवशामिनी ना केवल पुरुष जात से घृणा करती है, बल्कि पुरुष जात के से घृणा करने के साथ साथ उसके अंदर एक प्रेम का सागर भी छिपा हुआ है। वह अपने पवित्र प्रेम को कुपात्र के चरणों में अर्पित करना नहीं चाहती है, इसीलिए उसके मन में रामगुप्त के प्रति विद्रोह की भावना जागती है। वह रामगुप्त से प्रेम नहीं करती है, बल्कि वह उससे प्रेम करना चाहती है जो उसके योग्य हो, जो उस काबिल हो, जिससे प्रेम एक आदर्श भारतीय नारी कर सकती है, उसके जो है लिए वह तत्पर है। तो प्रेम की साक्षात प्रतिमा है। अगली विशेषता आप लिख सकते हो पांचवी, जो है नियतिवादी नारी है। नियतिवादी नारी का मतलब ये है कि ध्रुवशामिनी जो है वो अपनी नियति में कठोर विश्वास रखती है। वह कहती भी है, नाटक में आप देखेंगे कि हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं है। जीवन नियति के कठिन आदेश पर नहीं पर ही पर चलना ही क्या ऐसा है? तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? मतलब बुआ यह कहती है कि अगर नारी जात में पैदा हुई हूँ तो क्या किसी दूसरे के अंडर में मैं रह करके हर एक बात को मानूं? मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ऐसा प्रश्न करती है। और इसके अलावा जो ध्रुवशामिनी है एक निर्भीक और कर्मठ नारी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसके अलावा और आप देखते हैं कि वह निडर है, चंद्रगुप्त के साथ चली जाती है। जब जो है सकराज के दुर्ग में चंद्रगुप्त के साथ जाती है तो एक निडरता का ही एक प्रकार से वह दिखाती है और समय समय पर चंद्रगुप्त को प्रेरणा भी देती रहती है। इसके अलावा भावुक और कठोर नारी भी है वह कहती है कि शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अधिक हठ करने पर दंड मिलना ही संभव है, यह वह कहती है। ठीक है, अंतर्द्वंद की प्रधानता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है ध्रुवशामिनी का। ध्रुवशामिनी नाटक में ध्रुवशामिनी का चरित्र सबसे अधिक प्रभावशाली और अनुकरणीय है और उसका चरित्र ध्रुवशामिनी का नाटक के में आरंभ से अंत तक छाया रहता है, जो पाठक के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। इसीलिए प्रभावशाली व्यक्तित्व है, नारी का नवीनतम रूप है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ध्रुवशामिनी नाटक की नायिका होते हुए भी एक जीती जागती स्वरूप लिए हुए है ध्रुवशामिनी, और ध्रुवशामिनी का चरित्र उत्तम है, प्रभावपूर्ण है, जो कि हमारे जीवन को सफल और सुदृढ़ बनाने की एक सफल योजना प्रस्तुत करता है। और जयशंकर प्रसाद जी ने एक अच्छी तरीके से ध्रुवशामिनी के व्यक्तित्व और उनके चरित्र को दिखाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर यह दीर्घ उत्तरीय पूछा था तो भी आप कर सकते थे, एक दिन मैं इस पर चर्चा कर दूंगा। एक वीडियो ही ध्रुवशामिनी के चारित्रिक विशेषताओं पर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, खंड सा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
निर्देश दिया किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। देखिए 2 नंबर का मतलब कि 2 क्वेश्चन करने 10 नंबर का प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके, ये मत सोचिएगा कि ये हमारे में नहीं आ सकती, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर महत्वपूर्ण ना होता तो मैं बताने नहीं आता, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आपको बताने, आपके लिए मैं इसको सॉल्व करवाने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए। आप लोगों का जो प्यार है, प्रेम है, वो हमको हमेशा खींचता रहता है अपनी तरफ। अगर मैं एक दिन भी आपके लिए कुछ कार्य ना करूं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक नहीं सिद्ध हो रहा है, मैं कुछ भूल रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। तो आप लोगों का साथ इसी प्रकार से बना रहे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा बाबू। चलें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। इसको लेकर के वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि एक जो है आपका कोर्स भी लॉन्च हुआ है। तो कोर्स लॉन्च, उसमें लगभग 15 क्लासेस 16 क्लासेस हो चुकी हैं, और बाकी 10-12 क्लासेस आपकी यूट्यूब पर ही अवेलेबल करवा दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी, अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो 91 61 93 60 62 इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, बोलेंगे सर हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपको कोर्स दे दिया जाएगा। उसमें ये हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, मतलब हर एक गतिविधियों का उद्भव और विकास लगभग हो चुका है, और बाकी होता रहेगा। तो हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना, ये बढ़िया प्रश्न है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगला प्रश्न है, कहानी के तत्वों के आधार पर वारिस की समीक्षा कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना धाय का चरित्र चित्रण कीजिए। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। और ये अगला प्रश्न आपका, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र गिल्लू का सारांश लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर पूछा गया था, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। और अगर आप लोग जियोग्राफी विषय लिए हैं तो जियोग्राफी का यह क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, सुहेल देव यूनिवर्सिटी का है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप इस पेपर को जरूर देखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जियोग्राफी का, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का पेपर है, यानी पर्यावरण अध्ययन और एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। इन सभी के बारे में आपका ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें प्रश्न आपको दिए गए हैं, उन प्रश्न के उत्तर को बताने का प्रयास कुछ बहुत किया गया, थोड़ा बहुत, बाकी मैंने इसमें उत्तर नहीं बताया, लेकिन आप क्वेश्चन देख सकते हो। इसके क्वेश्चंस के उत्तर जो है मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे, तो मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और इन सभी के लिए सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और आपके जो है चैप्टर वाइज वीडियो आप उसमें कुछ मात्रा में देख सकते हैं। आप आसानी से अभी जाकर के प्लेलिस्ट में विजिट करिए और आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, मॉडल पेपर को देखते हुए महासंग्राम वीडियो के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि महासंग्राम वीडियो आने वाली है कुछ चंद दिनों में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोग गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।